वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में जाके उस वीडियो के लिंक को शेयर कर दूंगा। प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले अच्छे से देखें और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें, ताकि और अच्छे से आपकी समझ बन पाए। डेवलपमेंट के अगले प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे एक प्रिंसिपल में सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट का जो अगला प्रिंसिपल है वो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट के फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट से जुड़ता है। अर्थात ये डेवलपमेंट के फिजिकल डोमेन से कोरिलेटेड ज़्यादा है और ये सबसे पॉपुलर भी है। आप लोगों में से सभी ने इसको डिटेल में इवन पढ़ भी रखा होगा। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी और लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। अर्थात लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट जो प्रोसीड करता है या फिर फिजिकल ग्रोथ का एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। और सर्टेन डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन का एक डेफिनिट और उसका एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। इंडिविजुअल वेरिएशन के प्रिंसिपल को भी अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि डायरेक्शन को कभी भी इंडिविजुअल ऑल्टर नहीं कर सकता या कभी भी उसमें इंडिविजुअल ऑल्टरेशन नहीं आएगा, कभी भी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। याद रखिएगा, है ना। हाँ, उसके रेट में डिफरेंस हो सकता है, उसके रेट में डिफरेंस होगा कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या बच्चे से बच्चे में या ह्यूमन टू ह्यूमन में उसका रेट वेरी करेगा, लेकिन कभी भी हम उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो दो मेजर हमें फिजिकल ग्रोथ का डायरेक्शन या डेवलपमेंटल डायरेक्शन यहाँ पे दिखता है। द फर्स्ट वन इज सेफेलोकॉडल। फर्स्ट वन इज सेफेलोकॉडल। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक है सेफेलो, एक है कॉडल। इस सेफेलो का लिटरेरी मीनिंग होता है हेड एरिया और कॉडल का मीनिंग होता है टो एरिया। डेवलपमेंट हेड से शुरू होकर टो या फीट एरिया तक क्या होता है, कंटिन्यू होता है। अर्थात डेवलपमेंटल डायरेक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम या हेड टू टो। आप यहाँ पे एक छोटा सा कोड याद रख सकते हैं। कोड क्या है, HCTALHF। अगर टॉप टू बॉटम की ओर जाए, H का मतलब यहाँ पे क्या है, हेड, C मीन्स चेस्ट, T मीन्स ट्रंक, A आर्म, L लेग्स, H हैंड एंड F फीट। मैं दोबारा इसे कह रहा हूँ, H हेड, C से है चेस्ट, T से है ट्रंक, A से आर्म्स, L से लेग्स, H से हैंड एंड F से फीट। इसी को बोलते हैं सेफेलोकॉडल। तो सेफेलोकॉडल का मतलब होता है हेड टू टो और हेड टू फीट और टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस डेवलपमेंटल प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब है, इस डेवलपमेंटल प्रिंसिपल के डायरेक्शन का सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि मास्टरी ओरिएंटेशन शिफ्ट फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। कमर के ऊपर वाले भाग में बच्चे की मास्टरी सबसे पहले होगी और ऊपर वाले भाग में मास्टरी होने के बाद ही नीचे वाले या कमर के नीचे वाले भाग की ओर हमारी मास्टरी क्या होती है, शिफ्ट होती है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि बेबीज यूज देयर आर्म्स बिफोर देयर लेग्स। बच्चा शुरू में क्रॉल कर रहा है, रेंग रही है, उसके बाद वो बैठने की कोशिश करता है। बैठने की कोशिश करने के बाद वो किसी तरीके से खड़े होने की कोशिश करेगा और खड़े होने की कोशिश करने के बाद वो लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश करेगा और फाइनली वो अच्छे से चल लेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि हेड एरिया से टो एरिया की और डेवलपमेंटल डायरेक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए हमारे हेड, जो हमारा हेड है वही तमाम प्रकार के पूरे बॉडीली मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला आप एक CPU बोल सकते हैं। हम लोग पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट में डिटेल में करेंगे। जैसे हमने फिजिकल ग्रोथ में कंसेप्ट किया था, अगर आपको याद होगा, एक तो स्पर्ट ग्रोथ था, एक स्प्लिट ग्रोथ था। स्प्लिट ग्रोथ में मैंने क्या बताया था कि बॉडी के सभी अलग अलग पार्ट्स का अपना फास्ट और अपना स्लो ग्रोथ का अपना पीरियड होता है। तो इन्फेंसी में बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसके हेड एरिया में होता है। इवन बच्चा जब पैदा होता है अपने बहुत ही एबनॉर्मल हेड साइज को लेकर पैदा हो रहा है। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि डेवलपमेंट हमेशा हमारे हेड एरिया से शुरू हो रहा है सेफेलोकॉडल पैटर्न में, और वो टो एरिया की ओर क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है। आपके हेड से सबसे दूर वाला भाग आपका फीट है
और फीट वाले भाग पे आपकी कितनी भी मास्टरी किया हो ना, उतनी मास्टरी आपकी फीट वाले भाग पे कभी नहीं हो सकती है जितनी मास्टरी आपके हेड के नियर वाले भाग में या हेड वाले एरिया में आप देख सकते हैं। द सेकेंड मोस्ट डेवलपमेंटल डायरेक्शन क्या है इसमें, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है नियर और डिस्टल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फार। कहने का मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न का मतलब होता है नियर टू फार, नज़दीक से दूर की ओर, अर्थात हम नज़दीक वाले, हमारे बॉडी का जो नज़दीक वाला एरिया बोले तो हमारे चेस्ट का, हमारे ट्रंक का जो नज़दीक वाला एरिया है वहाँ पे मास्टरी सबसे पहले होती है, और एक्सट्रीम एरिया की और फार एरिया की और दूर वाले एरिया की और मास्टरी धीरे धीरे करके बढ़ती है। क्या लिखा हुआ देखिए, सेंटर टू पेरिफेरी, एक्सट्रीमाइट्स और मोस्ट डिस्टल रीजन्स। सेंटर से फार रीजन की ओर हमारी मास्टरी शिफ्ट करती है। शोल्डर टू एल्बो भी कह सकते हैं, और आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है कि आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड्स और फिंगर्स। इसे आप इस इमेज के माध्यम से अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे एक बच्चे का इमेज दिया गया, ये इसका सेफेलिक एरिया है। सेफेलिक का मतलब ही हेड एरिया होता है, और ये इसका टो या फीट वाला एरिया। तो सेफालोकॉर्डल पैटर्न क्या कहता है कि हेड से टो की ओर या फीट की ओर उसकी मास्टरी ओरिएंटेशन शिफ्ट होगी, लेकिन सबसे पहले इस अपर वाले एरिया पे इसकी मास्टरी होगी और उसके बाद ही लोअर वाले एरिया की ओर मास्टरी शिफ्ट करेगी। लिखा हुआ यहाँ पे सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस हेड टू फीट। ऑन द अदर हैंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है ये देखिए इस वाले भाग की ओर, ये देखिए ऐसा करके मैं दिखा रहा हूँ, मास्टरी इस वाले एरिया से इधर की ओर, अर्थात सेंट्रल एरिया से पेरिफेरल एरिया की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा पहले अपने पूरे हाथ को हिलाएगा, उसके बाद वो अपने फिंगर्स को या अपने हैंड को हिला सकता है। तो पूरे हाथ को हिलाना उस बच्चे के लिए ईजियर ज़्यादा है, सिवाय उसके हैंड को या स्पेसिफिक पार्ट को क्या करना, मूव करना। तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम मिडिल लाइन टू बॉडी टू आउटसाइड। तो इस मिडिल लाइन से इस आउटसाइड की ओर क्या कर रही है, वो उसकी जो मास्टरी है या फिर उसका मोटर डेवलपमेंट है या उसका डेवलपमेंटल डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है या प्रोसीड कर रहा है। तो हमने सिक्वेंशियलिटी में दो प्रकार की चीज़ों को किया, एक था सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो की ओर, एंड द सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल नियर टू फार की ओर। चलिए नेक्स्ट डेवलपमेंटल प्रिंसिपल में आते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंटल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट proceeds at varying rates from child to child as well as evenly within different areas of each child is functioning। देखिए यहाँ पे एक टर्म दिया गया, अभी हम लोग थोड़ी देर में इंडिविजुअल वेरिएशन या डिफरेंसेस में करेंगे कि डेवलपमेंट एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है या निहायत ही एक व्यक्तिगत मामला आप इसे कह सकते हैं। किसी भी दो इंडिविजुअल में डेवलपमेंटल पैटर्न, आप ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल पैटर्न सेम होता भी है लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट कभी भी सेम नहीं होता। इवन ट्विंस की बात करें, आइडेंटिकल ले ले, नॉन आइडेंटिकल ले ले, उसमें भी डिफरेंस होता है। एक ही माँ बाप के दो बच्चों में डिफरेंस होता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट प्योरली एक इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट, लेकिन एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया क्या बताया गया कि डेवलपमेंट तो अलग अलग बच्चे का डिफरेंट होता ही है, अलग अलग ह्यूमन का डिफरेंट होता है। एक ही ह्यूमन का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डोमेन्स या इससे रिलेटेड फंक्शन या इससे रिलेटेड फंक्शनिंग में भी उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंसेस दिखाया था। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे ले, कोई बच्चा अगर फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो सकता है वो कॉग्निटिव एक्टिविटी में भी बहुत अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना है कि नहीं फिजिकली अगर फिट है या फिजिकली बहुत अच्छा है तो वो कॉग्निटिवली या पढ़ाई लिखाई या लर्न करने में भी बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे कम और ज़्यादा से इसे ना कहा जाए, उसकी अपनी एक क्वालिटी आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो कुछ डिफरेंट होगा, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। यहाँ पे सोशियो इमोशनल डोमेन्स में भी देख सकते हैं कि हो सकता है कोई बच्चा आपको सोशली एक्टिव ज़्यादा दिखे, किसी बच्चे का अपने इमोशंस पे कंट्रोल
लेवल ज़्यादा दिखे, कोई बच्चा अपने फीलिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है वहाँ पे, या कोई बच्चा अपने फीलिंग को उतने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो लिल इंट्रोवर्ट है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता ही है, लेकिन विद इन इंडिविजुअल भी अगर आप देखें तो उसके डिफरेंट डोमेन्स में भी फंक्शन के लेवल पे एक चेंज या फंक्शन के लेवल पे एक डिफरेंस देखा जाता है। तो इस सिद्धांत से कौन सी बात स्पष्ट हो रही है कि डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, और जैसे जैसे हम डेवलपमेंट में आगे के पड़ावों की ओर मूव करते हैं, प्रीवियस हमने डेवलपमेंटल प्रिंसिपल में बताया था कि वो और ज़्यादा स्पेसिफिक होता जाता, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता, हम और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझने लगते हैं, हमारा कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट में अब देखिए यहाँ पे हमने 3 चीज़ बताया है। फिजिकल ग्रोथ तो हमने एक टर्म यूज़ किया था स्पर्ट ग्रोथ और एक स्प्लिट ग्रोथ। स्पर्ट ग्रोथ का मतलब हमने क्या बताया था कि सडन चेंजेस, सबसे ज़्यादा बच्चे का फिजिकल ग्रोथ कब होता है, हमने बताया था प्रीनेटल पीरियड में, उसके बाद कब होता है इन्फेंसी में, और उसके बाद कब होता है एडोलेसेंस में। लेकिन यहाँ पे एक टर्म हमने और भी इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको याद होगा अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में या फिजिकल ग्रोथ के चैप्टर में हमने इसको बताया था कि स्प्लिट ग्रोथ का, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, सेगमेंटेड। बॉडी का डिफरेंट एरिया हमारा फिजिकली ग्रो करता है, लेकिन हर एरिया का अपना स्लो या आप बोल सकते हैं कम या रैपिड या फास्ट ग्रोथ का अपना अलग अलग टाइमिंग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का हेड अभी इस समय बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसके लेग एरिया का या उसका फीट एरिया का या उसके हैंड एरिया का भी उसी समय इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखे, नहीं, वो होगा, लेकिन उसका टाइमिंग क्या होता है यहाँ पे अलग अलग होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल वेरिएशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल से हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम पे भी एक बहुत बड़ा असर दिखता है। क्या दिखता है कि जो डिफरेंसेस है, जो यूनिकनेस है, देखिए वो नेचर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। कहा भी जाता है कि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन उनमें सिमिलरिटी हो ना हो, उनमें यूनिकनेस, उनमें डिफरेंसेस जरूर होगा। यहाँ पे जब रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है, चाहे वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डोमेन्स के लेवल पे देखें, जब रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है तो कोई भी दो इंडिविजुअल फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशियो इमोशनली डोमेन के मामले में सेम नहीं होगा। और इसीलिए हम ये मान के चलें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल डिफरेंस नेचर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, और वो हमारी हर जगह, चाहे वो सोसाइटी की बात करें, फैमिली की बात करें, नेबर की बात करें, स्कूल की बात करें, या किसी भी एक सोशल सेटअप की बात करें, वहाँ पे ये डिफरेंसेस पाया जाएगा। और ये डिफरेंसेस ही है ना हमारी सोसाइटी या हमारे सिस्टम या हमारे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एसेट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनसीएफ 2005 के रिगार्डिंग की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, डाइवर्सिटी को हमारे इंक्लूजन एनकलकेट करने की बात करता है, और यही डाइवर्सिटी हमें अपने क्लास में, हमें सीखने सिखाने में, हमें लर्निंग में, हमें आप बोल सकते हैं लर्न करने में भी हमारे कॉग्निटिव, हमारी सोच को, हमारे थिंकिंग को बहुत हद तक प्रभावित करता है। टैगोर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं एज पर एनसीएफ 2005 कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या कि जब हम लोग एक डाइवर्स क्लासरूम में अपने लर्निंग प्रोसेस को या अपने टीचिंग प्रोसेस को वहाँ पे रख रहे हैं या कर रहे हैं, या बच्चों के फैसिलिटेशन प्रोसेस से वहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तहत किस किस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है, कैसा अपना लर्निंग स्टाइल दिखाता है, कैसा उसका लर्निंग का नेचर है, कैसा वो अपने आसपास के सोसाइटी से जुड़ रहा है, कैसा उसका लर्निंग इन्वॉल्वमेंट है, किस प्रकार की वो एक्टिविटी अपने क्लास में टीचर के साथ हो, पीयर के साथ हो, या अदर इंडिविजुअल के साथ वो किस तरीके से वो जुड़ पा रहा है। ये हमें भी या एज ए टीचिंग या एज ए हमारे लर्निंग या हमारे इंस्ट्रक्शन, हमारे फैसिलिटेटिंग प्रोसेस को भी उस बच्चे का यूनिकनेस क्या करता है, प्रभावित करता है। टैगोर यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप जिस समय पैदा हुए हैं बच्चा उस समय पैदा नहीं हुआ है, बच्चे के जन्म लेने का समय आपके जन्म लेने के समय से बहुत डिफरेंट है, तो वो आपके पर्सपेक्टिव को मानेगा, आपके परसेप्शन को मानेगा, आप जो कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसी बात नहीं मान सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वेरिएशन की बात करते हैं, तो जब क्लास में या किसी संस्था की बात करें या किसी सेटअप की बात करें,
है ना। जब बच्चा वहाँ पे जुड़ता है या लोग वहाँ पे आते हैं, वो अलग अलग यूनिकनेस को लेकर, अलग अलग एबिलिटीज़ को लेकर आते हैं। और ये एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बोल सकते हैं कि हम बच्चों की डिफरेंसेस को, हम बच्चों की यूनिकनेस को एक ही कॉमन तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि स्कूल उसके क्रिएटिविटी को, उसके डाइवर्सिफिकेशन को बोल एनरिच करे ना करे, प्रोमोट करे ना करे, उसे ख़त्म जरूर कर देता है। तो जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रहें, फैसिलिटेटिंग प्रोसेस में रहें, इंस्ट्रक्ट करें, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल वेरिएशन को वहाँ पे विशेष ध्यान देना है। ऑल इंडिविजुअल्स आर बायोलॉजिकली जेनेटिकली यूनिक होता है। एक ही घर में एक ही माता पिता के दो बच्चे को देखिए, बेशक वो ब्लड रिलेशन में सेम होने के बाद भी वो टोटली इंडिविजुअली वेरी करते हैं अपने नेचर में, अपनी एबिलिटी में, इंटेलिजेंसी में, अपने गैदरिंग में, अपने अदर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे। और इस वेरिएशन में भी दो प्रकार का वेरिएशन आप देख सकते हैं, एक है इंटर वेरिएशन और एक है इंट्रा वेरिएशन। इस इंटर और इंट्रा वेरिएशन को ध्यान से समझिए। इंटर वेरिएशन का मतलब होता है कि दो इंडिविजुअल, इंटर का मतलब क्या होता है कि दो इंडिविजुअल बिल्कुल डिफरेंट होगा अपने एबिलिटी, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में, कद में, काठी में, सोशियो इमोशनल डोमेन्स में, इंटेलिजेंसी में, थिंकिंग में आप बोल सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल गैदरिंग में। और इंट्रा वेरिएशन का मतलब होता है कि एक ही इंडिविजुअल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, एक ही इंडिविजुअल के अलग अलग फंक्शन, अलग अलग एबिलिटीज, डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन में भी उसमें डिफरेंस दिखेगा। और आप कतई ये मान के ना चले कि कोई भी इंडिविजुअल अपने हर फील्ड में यूनिक होगा। हर फील्ड में यूनिक नहीं हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना यूनिकनेस का लेवल है। हम उसे अपने लेवल से, हम उसे अपने तरीके से उसे जज ना करें कि नहीं वो इस लेवल पे होगा तो ही यूनिक होगा, या इस लेवल पे होगा तो वो यूनिक नहीं होगा। तो इंटरवेरिएशन का मतलब दो इंडिविजुअल बिल्कुल भी अपने नेचर, अपने एबिलिटी, अपने फिजिकल डोमेन, अपने कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डोमेन के अलग अलग कंपोनेंट्स में ही वेरी नहीं करेगा। उस एक ही इंडिविजुअल के फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डोमेन्स के वेरियस कंपोनेंट्स लाइक इंटेलिजेंस, थिंकिंग, हाइट, वेट, सेल्फ रेगुलेशन, इंट्रा इंटेलिजेंस, इंटर इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब मामले में भी उसमें डिफरेंस देखा जाएगा। अगली पंक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि एक वो इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डअप कर रहा है। इंडिविजुअल कैरेक्टर का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी ही नहीं है, उस पर्सनालिटी में कुछ यूनिकनेस भी है। और अगर वो पर्सनालिटी यूनिकनेस है तो वो हमारी सोसाइटी के लिए एक वो डाइवर्स ह्यूमन बीइंग बन रहा है। एक ह्यूमन बीइंग में डाइवर्सिटी है, और ह्यूमन बीइंग में डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हर इंसान यूनिक है, एवरी ह्यूमन यूनिक है। और एवरी ह्यूमन अगर यूनिक है तो उसकी अपनी अलग थिंकिंग है, उसका अपना अलग परसेप्शन है, उसकी अपनी अलग प्लानिंग है, जो एक सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स माना जाता है। कहा जाता है, हम लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो कहा भी जाता है, जब एक टर्म यहाँ पे आता है बायोडाइवर्सिटी, तो कहा जाता है कि जिस भी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी वो इकोसिस्टम उतना सस्टेन करेगा। यही बात हमारी ह्यूमन के लेवल पे भी उस बायोडाइवर्सिटी के तहत लागू होती है। क्या कि जिस सोसाइटी में जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा, चाहे वो उसके ह्यूमन के फंक्शन में हो, ह्यूमन में हो, उसके एक्टिविटीज़ में, उसके सोच में हो, उसके थिंकिंग में हो, उसके परसेप्शन में हो, या एनी अदर एबिलिटीज़ में हो, वो सोसाइटी उतना ही प्रोग्रेस करेगा, वो सोसाइटी उतना ही ग्रो करेगा, या उस सोसाइटी के पास उतने ही इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, या वो सोसाइटी उतना ही क्या होगा, इनोवेटिव होगा, आप यहाँ पे कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, डाइवर्स एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। अगर आपने हमें हमारे प्रीवियस डेवलपमेंट की वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है, मैं इस यहाँ पे भी आई बटन में जाके उस वीडियो के लिंक को शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं बार बार एक टर्म कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आई बटन में लिंक दूंगा। यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके अपने प्रीवियस वीडियो को जाकर आपको देखने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ। देखिए टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, और सिर्फ हम ये मान के नहीं चलें कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ही सिमटे हुए रहेंगे। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कंसेप्ट से जुड़ रहा है, डेवलपमेंट फिर अपने फिजिकल ग्रोथ से जुड़ रहा है, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल फाउंडेशन से जुड़ रहा है। और ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि सब टॉपिकल एरिया हमने उसे स्पेसिफिक करने के लिए, हमने उसे स्टडी में ईजियर करने के लिए बनाया है। अगर इन रियल देखें ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को आप और अच्छे से समझ सके, इसके बारे में आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके,
तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को अपने इस वीडियो से, प्रीवियस वीडियो को आप नहीं देखना चाहिए मत देखिए, लेकिन अगर इससे जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट है उसे आप जरूर पढ़ लें, ताकि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को आप और अच्छे तरीके से समझ सके और बच्चों के पर्सपेक्टिव में इस समझ को क्या कर सके, आप इम्प्लीमेंट कर सके या उस समझ को अपने सीखने सिखाने के प्रोसेस से एटलीस्ट आप जोड़ सके। डाइवर्स एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव के साथ वो क्वालिटेटिव भी होता है, और डेवलपमेंट के सभी डोमेन्स फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल अपने नेचर में क्या है, जुड़े हुए हैं। और डेवलपमेंट का कोई भी एक डोमेन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव अगर अफेक्ट होता है तो वो डेवलपमेंट के अदर डोमेन्स को भी अफेक्ट करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं अशाई मे नॉट बी एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी। अगर कोई बच्चा शाई है तो वो सोशल एक्टिविटीज़ में अगर उतना पार्टिसिपेट अगर वो नहीं करेगा, सोशल एक्टिविटीज़ में उसका पार्टिसिपेशन के कम होना उसके सोशल इंटेलिजेंस को भी प्रभावित करेगा। अगर उसका सोशल इंटेलिजेंस वहाँ पे प्रभावित हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसके इमोशनल प्रोसेस से भी वो रेगुलेट होगा। हम अगर लैंग्वेज के रिगार्डिंग देखें, कॉग्निटिव्स अगर इसके इमोशनल को जोड़ें तो कहा भी जाता है, वाइगोत्स्की में, चॉम्स्की में हम लोग करेंगे, कहा भी जाता है कि ठीक है लैंग्वेज एक कम्युनिकेटिव डिवाइस है, बियॉन्ड कम्युनिकेटिव वो थिंकिंग पहले है, भाषा चिंतन है, भाषा संस्कृति भी है। कम्युनिकेशन तो वो बहुत बाद में आता है जब उसके माध्यम से हम जुड़ते हैं लोगों से, लेकिन वो कभी भी वैक्यूम में रन नहीं करता है। कभी भी वो लेबोरेटरी में, मैंने बताया था कि लेबोरेटरी में बच्चा पैदा हो सकता है बट बच्चा लेबोरेटरी में कभी भी डेवलप नहीं करेगा, बच्चा लेबोरेटरी में कभी भी उसका विकास नहीं होगा, उसमें एक क्वालिटेटिव ओवरऑल फंक्शन के लेवल पे चेंज जिसे डेवलपमेंट कहते हैं वो कभी नहीं आ सकता है यहाँ पे। When babies begin to crawl or walk, their ability to explore the world expands। अब देखिए कि अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है तो वो कहीं भी घूम फिर सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, रेंग सकता है। तो इस दौड़ने भागने के कारण आपको लगता नहीं है कि उसका एक सोशल गैदरिंग, उसका एक सोशल प्रॉक्सिमिटी बनता है, उसके सोशल एलिमेंट से उसका एक कॉन्टैक्ट जुड़ रहा है, और उस यही कॉन्टैक्ट उसके सोशल इंटेलिजेंस को बनाता है, और यही कॉन्टैक्ट उस बच्चे को, है ना, एक बायोलॉजिकल बीइंग तो है ही वो बिफोर बॉर्न और बाय बॉर्न के साथ ही, वो उसे एक सोशल बीइंग भी बना रहा है, और यही सोशल बीइंग उसे इमोशनल बीइंग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर रहा है। और इसी सोशल बीइंग और इमोशनल बीइंग के नाते वो अपने कॉग्निटिव कंपोनेंट का भी यूज़ कर रहा है, वो अपनी थिंकिंग का भी यूज़ कर रहा है कि कहाँ पे किस प्रकार की एक्टिविटी करनी, कैसे किसी के इमोशंस को समझना, किस प्रकार सोसाइटी में अपनी बात रखनी है, किस प्रकार सोसाइटी की बातों को समझना है, किस प्रकार, ये सारी चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के सभी डोमेन्स यहाँ पे आपस में इंटर रिलेटेड है। और लैंग्वेज स्किल्स एंड सोशल रिलेशनशिप, हम लोग कई बार सोसाइटी से जब जुड़ते हैं तो उनकी बातों को हम एक्वायर भी करते हैं और उन्हें हम अपनी बातें रखते भी। लैंग्वेज स्किल्स में हम 4 लैंग्वेज स्किल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, इसे 2 मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। लेकिन इस ओरल और रिटन में भी एक एक पॉइंट है ना। एक होगा स्पीकर साइड और एक होगा रिसीवर साइड। स्पीकर साइड ओरल तरीके से भी हो सकता है, रिटन तरीके से भी हो सकता है ना। जो राइटिंग वाला साइड है वो ओरल तरीके से भी हो सकता है और रिटन तरीके से भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत दिन पहले एक सवाल आया था कि लिखना एक प्रकार की बातचीत है, तो लिखना एक प्रकार की बातचीत का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। कृष्ण कुमार सर कहते हैं कि लिखना एक प्रकार की बातचीत है, इसका मतलब क्या है कि लिखकर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो बातचीत का मतलब क्या, अपनी बात रखना। बातचीत का मतलब सिर्फ मुंह से बड़बड़ाना नहीं है, बातचीत का मतलब वहाँ पे उसके ब्रॉडर सेंस को रखा गया, अपनी बात रखना। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शन के प्रिंसिपल को भी हमने डेवलपमेंट के टॉपिक में डिटेल में रखा था। मल्टी डायरेक्शन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है लेकिन उसका डायरेक्शन भी बहुत सारा होता है, बहुत यूनिक डायरेक्शन में वो होता है। और जैसे जैसे हम अपने एज में ग्रो करते हैं हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, हमारे पास एक्सपीरियंस जुड़ता है, लोगों को समझने की क्षमता बढ़ती है। बहुत सारे डेवलपमेंट के डोमेन्स के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे उम्र बढ़ने के साथ हमारी एबिलिटी बढ़ती है, हमारी सोच बढ़ती है ना, उसमें एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जहाँ पे हमारी एबिलिटी कम होती है, या बहुत सारे ऐसे एबिलिटीज है जो किसी प्रकार की चेंजेस से अपने आप को न्यूट्रल रखता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने डेवलपमेंट में दिया था, अगर याद होगा
कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मजबूत होता है। ये सवाल भी आया था कि कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस है, ये कौन सी ऐसी बुद्धि है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है। आंसर क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन आप किसी भी स्पोर्ट्स के आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप जाओ, उम्र बढ़ने के साथ उसका करियर नीचे आता है। कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें, इंडोर गेम को अगर छोड़ दे, आउटडोर गेम का एग्जांपल ले जिसमें फिजिकल फिटनेस उस गेम में अपने करियर को कंटिन्यू रखने की सबसे बड़ी शर्त होती है, उसमें उम्र बढ़ने के साथ, एज ग्रो करने के साथ करियर हमारा नीचे आता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन डेवलपमेंटल प्रिंसिपल से क्या निकल के सामने आता है कि उम्र बढ़ने के साथ फिजिकल एक्टिविटी में हम उतने फिट नहीं रह पाते। तो यही डेवलपमेंट का एक मल्टी डायरेक्शनल प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पे कि डेवलपमेंट इज ऑफन कंप्राइज ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज विच टेक डिफरेंट डायरेक्शंस शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज। सम फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट मे बी इंक्रीजिंग वाइल अदर्स आर डिक्लाइनिंग और नॉट चेंजिंग। अगर आप दौड़ने के एग्जाम्पल्स देखें तो एक 60 साल के इंसान को देखिए, 60 साल के इंसान में एक वो फिजिकल फिटनेस, उसकी बॉडी की एक वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है लेकिन आप एक यंगर से कंपैरिजन करें, एक 10-20 साल के बच्चे से कंपैरिजन करें तो वो नहीं रहेगा। लेकिन उसका जो इमोशनल, उसका जो अपना एक पेशेंस का लेवल, उसका जो अपना एक सोशल एडजस्टमेंट है, वो एक 10-20 साल के बच्चे से बहुत मैच्योर होता है, बहुत आगे का होता है। और यही डेवलपमेंट के मल्टी डायरेक्शनल कंसेप्ट को बताता है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशन, ये भी हम लोग डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ में से रिपीट कर रहा हूँ। डेवलपमेंट का मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट सिर्फ अपने डायमेंशन में या डोमेन में एज पर फिजिकल ग्रोथ फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल ग्रोथ ही डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का एक डायमेंशन है, ये भी मैंने बताया था। तो 3 यहाँ पे डेवलपमेंट के डोमेन्स आप देख सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। और इसी डोमेन को या इसी रिलेटेड डोमेन्स को ही अभी हमने इसमें थोड़ी देर पहले बताया कि ये सभी डोमेन्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज हाईली इलास्टिक, प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल, मॉडिफाइबल और एडेप्टिव। देखिए डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जो चेंज लाता है, जो कभी भी स्टेबल या स्टैटिक नहीं होता है। और चेंज का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें कभी भी एक सी नहीं रहेंगी। चेंज का मतलब यहाँ पे ये भी हो रहा है कि वो एज पर सर्कमस्टेंसेस वो चेंज होगा, इसलिए उसमें एक फीचर एडेप्टिबिलिटी का होता है, अनुकूलता का होता है यहाँ पे। ब्रेन प्लास्टिसिटी का एग्जांपल, और ये हमने डेवलपमेंटल डिबेट में भी एक जोड़ा था, लास्ट जो 3rd नंबर डिबेट था, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, और उसी में एक टर्म था प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब होता है, या प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक प्रकार का चेंज का फीचर होता है। और चेंज का मतलब क्या है कि स्किल्स है जिसको हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से, एक्सरसाइज करके और सबसे बड़ी बात लर्न करके हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। एक बच्चे की हाइट एक सर्टेन पीरियड के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि फिजिकल ग्रोथ क्या होता है, एक स्टैटिक कंसेप्ट है, एक नैरो कंसेप्ट है, एक एज स्पेसिफिक है, एक टाइम के बाद वो नहीं होगा। लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं, हम लोग कई बार किसी ह्यूमन के लिए, किसी बच्चे के लिए बोल देते हैं कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, तुम लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। नहीं, डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं होता, वो चेंज होता है। इसमें भी डिफरेंस है कि किसी का जल्दी होगा, किसी का फास्ट होगा, इसमें भी रेट के लेवल पर आप ये चेंज देख सकते हैं, लेकिन वो होगा जरूर अगर आप उसके पीछे प्रैक्टिस रखते हैं, उसके पीछे एक्सरसाइज करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो भी उसके लिए नीडी सर्कमस्टेंसेस है, उन चीज़ों को या तो आप दे पा रहे हैं या फिर आसपास के लोग उन चीज़ों के लिए एक अडेप्टेबल, एक मीनिंगफुल, एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर पा रहे हैं। और इन्हीं फेवरेबल सिचुएशन को क्रिएट कर कैसे किया जाए, इसीलिए हम लोग इन डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस डेवलपमेंटल प्रिंसिपल से गाइड होकर उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के प्रोसेस से अच्छे से जुड़ सके, जो कि उस बच्चे को एक आप बोल सकते हैं, एक आप मीनिंगफुल, या फिर उस बच्चे को एक सेंसिटाइज, या उस बच्चे को एक रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बना सके। वहाँ पे डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय लाइफ एक्सपीरियंसेस। प्लास्टिसिटी इन्वॉल्व्स द डिग्री टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज और रिमेन स्टेबल। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मैं ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है, हमारे ब्रेन का 3 मेजर पार्ट है, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, है ना। 4 ब्रेन उसमें से एक होता है, और उसी में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल।
सेरेब्रल जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट कवर करता है, आप बोल सकते हैं। और सेरेब्रल जो होता है वो दो बराबर भागों में बटा हुआ होता है, जिसे हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। एक को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर वो वर्बली क्या करता है, थिंकिंग करता है लैंग्वेज के माध्यम से, और राइट हेमिस्फीयर नॉन वर्बली शेप्स के माध्यम से, पैटर्न्स के माध्यम से ये स्पेशली थिंकिंग करता है। यहाँ पे कहा जाता है कि आमतौर पे एक ना एक हेमिस्फीयर दूसरे हेमिस्फीयर पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सेरेब्रल डोमिनेंस देख सकते हैं। लेकिन आप कभी छोटे बच्चे के बिल्कुल पीछे वाले भाग को आप टच करके देखिए, वो बिल्कुल भी एकदम पिलपिला सा होता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट सा होता है, और धीरे धीरे करके ब्रेन प्लास्टिसिटी के साथ वो वाला भाग स्ट्रांग होता जाता है और ब्रेन के वेरियस पार्ट में उसका फंक्शन स्पेसिफिक होता जाता है। अगर क्रिटिकल पीरियड का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 से 12 साल तक के बच्चे में किसी भी चीज़ को लर्न करने की या एक्वायर करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर पोटेंशियल के साथ बच्चा लर्न या एक्वायर कर सकता है। और जैसे इस पीरियड को बच्चा क्रॉस करता है, लेनिनबर्ग के आप कंसेप्ट में भी लैंग्वेज में करेंगे, जैसे बच्चा इस पीरियड को क्रॉस करता है, बच्चे के लिए चीज़ों को लर्न करना या एक्वायर करना 2 से 12 साल की तुलना में जितना ईजियर होता है वो आगे उतना ईजियर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे कौन सी बातें बताने की कोशिश की जा रही है कि स्किल्स एबिलिटीज को आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें एक क्वालिटेटिव रिफॉर्म, उसमें एक क्वालिटेटिव चेंज लाया जा सकता है। डेवलपमेंट इज नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये भी हमने डेवलपमेंट में डिस्कस किया था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बच्चा लेबोरेटरी में पैदा होगा, लेकिन कभी वो लेबोरेटरी में अपने आप को क्वालिटेटिवली ग्रो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज डेवलपमेंट नहीं करा सकता है। वहाँ पे डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, फिजिकल है, कॉग्निटिव फैक्टर्स है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उसी में एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। बेशक ह्यूमन एक बायोलॉजिकल बीइंग है, लेकिन सोशलाइजेशन के प्रोसेस से करेंगे आगे, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से वो एक सोशल बीइंग में भी कन्वर्ट होता है। हमारी सोच, हमारी एक्टिविटी है ना, वो कहाँ पे होती है, वो कोई ना कोई सेटअप में होती है, किसी न किसी एक सोसाइटी से जुड़ी हुई है। तो और उसी सोसाइटी का जो सबसे छोटा फॉर्म है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं उसे। तो उसे एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सोचने के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सोचने के लिए एक संदर्भ चाहिए, सोचने के लिए एक माहौल, एक एरिया में उन चीज़ों का प्रेजेंस चाहिए जो चीज़ें हमारे आसपास में अवेलेबल है। हमारे आसपास में वाइगोत्स्की इसके बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारा कॉग्निशन एक कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता है। कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं हम उनके बारे में सोच सकते हैं, और जो चीज़ें हमारे कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड है उन चीज़ों के बारे में हमारे कॉग्निटिव फैमिलियरिटी, हम चिंतन में उन चीज़ों को या तो प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं या फिर वो चीज़ें हमारे चिंतन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं बनता है या नहीं बन पाता है किसी कारण से, आप यहाँ पे कह सकते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को वाइगोत्स्की के टॉपिक में डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स आदि दिए हुए हैं। डेवलपमेंट के अदर प्रिंसिपल्स को, मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो डेवलपमेंट के और भी कुछ प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं और हम एक ही वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रिंसिपल को नहीं रखना चाह रहे। मैं चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के सभी प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिस्कस करके करें और एग्जाम्पल के साथ करें, ताकि आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बन पाए। तो डेवलपमेंट के अभी भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं जिसे हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप डेवलपमेंट के इन सभी प्रिंसिपल्स को जो भी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।